भाई ये हमारा सर्कल है, यहाँ ये आर है, ये डेल्टा ऑफ थीटा है, आर्क लेंथ जो हमने ली थी डेल्टा ऑफ एस आई थी। ठीक, तो यहाँ एल आर्क लेंथ की जगह क्या आएगा, डेल्टा ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर, जो यही सेम फॉर्मूला है जो हम लोग एक छोटे से फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, है ना। अब इसके बाद अगली चीज, इसके बाद हम लोगों ने सीखा था उसको क्या बोलते थे, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसने कितने टाइम में ये एंगल किया, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोल सकते हो हमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या पढ़ा था, टाइम पढ़ा था। तो यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, ये एंगुलर है, तो यहाँ एंगुलर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आ गया, एंगुलर आ गया। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल्टा ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये जो थीटा है, डेल्टा ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी। अगर ये टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो ये वैल्यू जो है वो क्या बनती है, एवरेज, क्या वैल्यू बनती। और अगर ये डेल्टा टी, जो डेल्टा टी टाइम टेंस टू क्या है, डेल्टा टी टाइम्स टू टेंस टू क्या है, जीरो है, तो यही डेल्टा जो वाला टर्म है वो ओमेगा बिकम्स डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। इस वेलोसिटी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। ये लिखवाया होगा मैंने, क्या लिखवाया होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। इसके बाद उसके बाद टाइम पीरियड मैंने बताया, आई थिंक है ना, उसमें टाइम पीरियड बताया होगा। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको बताई होगी। क्लियर। तो ये पोर्शन था जो हमने लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, इतनी बात समझ में आ गई थी। नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्लास में, आज वाले में नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन v ओमेगा एंड r, v ओमेगा एंड r के बीच में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो जब रिलेशन आप निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सर्कल है, अभी तक हम सर्कल में क्या ले रहे थे, यहाँ पर कोई एक सेंटर है, ये डिस्टेंस क्या है, ये r है, क्या है, ये r है, और इस जगह पे पॉइंट क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा था a, और ये हमारा क्या था, b। ये किस रेट से ये एंगल हमारा चेंज हो रहा है, किस रेट से ये एंगल हमारा चेंज हो रहा है, वो देखो रिलेशन हमारे पास जो हमने पहला रिलेशन सीखा था, वो था हमारे पास डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर। क्लियर। ये यही सेम चीज फॉर स्मॉल वैल्यू के लिए लगा दूं, अगर स्मॉल वैल्यूज के लिए निकाल दूं, तो यही डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस बाई आर भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चेंज होता है, ये छोटा चेंज होता है। और मैं अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, dt वाले टाइम से, छोटे वाले टाइम से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, आर dt। अब मुझे बताओ ये टर्म है क्या, और ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये 1/r ऐसा, ये ds बाई dt क्या, s क्या था, डिस्टेंस था,
ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और मतलब बेसिकली ये तो ds वाला जो आर्क लेंथ था ना, अगर शॉर्टेस्ट पाथ बना दोगे, शॉर्टेस्ट पाथ तो डिस्प्लेसमेंट, अगर इसी पाथ पे कवर करोगे तो डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस बाई टाइम भी अगर तुम देखोगे तो क्या होता था, स्पीड, ये आती थी स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। ये एक रिलेशन है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और एक क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी, क्या पढ़ा था, साइन थीटा एन कैप, यही तो पढ़ा था। ये v यहाँ पे देखो, ओमेगा और r दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट ओमेगा, ओमेगा और r दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और v क्या है, वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर अगर मिलता है तो कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। यहाँ पे लिख देना डिवाइड बाई dt बोथ साइड। dt वाले टाइम से हमने क्या किया, दोनों साइड इसको डिवाइड कर दिया। इस फॉर्मूले के आगे हिंट अगर लिखना चाहते हो तो थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई आर, थीटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, जो डेल्टा एस है वो आर्क लेंथ है। अब हेडिंग डाल दो अगला पार्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगला जो पार्ट है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो हिंट के तौर पे, अगर पुरानी चीज अगर याद करोगे, एक्स क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट। इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करता था किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलता था, dx बाई dt, और क्या रिजल्ट आता था, वेलोसिटी आती थी। यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो। फिर इसको मैं फर्दर अगर डिफरेंशिएट करता था तो क्या मिलता था, dv डिवाइडेड बाई dt, क्या रिजल्ट मिलता था, एक्सेलरेशन मिलता था। यही चीज होती थी। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे लीनियर वेलोसिटी मिल रही, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करूं, इस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देते थे तो क्या लिखते थे, जो एवरेज एक्सेलरेशन लिखते थे वो लिखते थे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। यहाँ पे टाइम का फैक्टर आता था, डेल्टा ऑफ टी, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे ए एवरेज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। क्लियर है इतनी बात, ये वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाई, अब कौन सा हमारा, ये लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पे कौन सा है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, क्या डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की बनेगी बताओ, किस में चेंज आएगा इस बार, ये तब के लिए सिचुएशन थी जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v1, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v2, यहाँ पे टाइम क्या था, डेल्टा ऑफ टी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे चल रहा है, इस जगह चल रहा है, फिर इस जगह आ रहा है, ठीक है, फिर कहीं इस जगह जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए है, फिर क्या है ये, बी है, और फिर क्या यहाँ पर सी है। तो इसने क्या चेंज आया है, इसके में क्या चेंजेस आएंगे, हाँ, अरे एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आएंगे, हाँ, एंगल में, एंगल में चेंजेस आएंगे, पर यहाँ वेलोसिटी कौन सी आएगी,
एंगुलर वेलोसिटी, मतलब यहां एंगुलर एक्सेलरेशन लिखने के लिए क्या लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के में जो रेट में चेंजेस आएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां लिख सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन is equals to change in angular velocity delta of omega divided by delta of t। एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते थे, यहां डेल्टा ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ क्या आ जाएगा? ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्लियर? तो इसको मैं अगर उसके टर्म में लिखता हूं ऐसे, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस क्या आ जाएगा? T1। कोई दिक्कत? तो अब मुझे ये चेंज बड़ा है, ये चेंज क्या है? डेल्टा टी क्या है? इस केस में जब भी डेल्टा टी के टर्म में लिखते हैं तो ये कंपेरेटिवली लार्ज वैल्यू होती है, और जब ये डेल्टा टी हमारा छोटा हो जाता है, फॉर डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब हो जाएगा, तो यही जो एवरेज वैल्यू थी वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है, और यहाँ फंक्शन किसका लगा देते हैं? लिमिट का लगा देते हैं, और यहाँ पर डेल्टा ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। इतना बड़ा हर बार ना लिखना पड़े, तो एक और तरीका लिखने का बनाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। दिस इज अल्फा। क्लियर? अब इसकी यूनिट, अब इस अल्फा की यूनिट, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, यूनिट क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट क्या आई? ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्या होती है? सेकेंड। तो ओवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? रेडियन का अपना डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, सेकेंड स्क्वायर का होता है, तो क्या आ जाएगा? m0 L0 t की पावर -2। इसी में ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, अब डिस्प्लेसमेंट, इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? बताओ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह इस सिचुएशन, अभी जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? किसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं आप? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किससे डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट? थीटा से। तो ये थीटा हो गया। थीटा को हमने क्या किया? क्या करेंगे बोलो? क्या करोगे? डिफरेंशिएट। क्या मिलेगा? डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? ओमेगा। इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। ओमेगा बाई डी टी क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन अल्फा। आगे बात समझ में? तो उसी से रिलेटेड है, पर ये एंगुलर चीज के लिए, वो लीनियर के लिए है। ये जो चीज है वो किसके लिए है? लीनियर चेंज। जब लीनियर चेंज हो रहा है, स्ट्रेट रोड पे कोई गाड़ी चल रही है उसके लिए, कोई सर्कुलर मोशन में जब चल रहा है तब के लिए ये एंगुलर चेंज है।
ये क्या है? अब अगला हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन ए अल्फा एंड आर। ए क्या है? कौन सा एक्सेलरेशन है? हाँ, एक अल्फा है, एक ए है, और दूसरा क्या था? आर। अल्फा, अल्फा को कौन सा एक्सेलरेशन था? ये एंगुलर एक्सेलरेशन था। और ए क्या है? ये है लीनियर एक्सेलरेशन है। और आर क्या है? हमारी नॉर्मल रेडियस है, डिस्टेंस का। अभी तक जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो क्या फॉर्मूले पढ़े थे? हमने पढ़ा था पहला, एक डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर। फिर हमने पढ़ा ओमेगा डेल्टा, या फिर बोल सकते हो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी, जिसको हम लोग डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी बोल सकते थे। इसके बाद हम लोगों ने अल्फा पढ़ा। अल्फा था क्या? डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी था। यही थी सिचुएशन थी। इन इन फॉर्मूलाज की हेल्प से इसमें कैसे रिलेशन बनाओगे? सोचो, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से कैसे फॉर्मूला बनाओगे? एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट इज v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर देखूं, हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारा, अगर मैं v इक्वल टू आर ओमेगा ही देखूं और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, क्या करूं? डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दूं। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? dv डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। अब टाइम के रेस्पेक्ट में जब कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं? यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो ये ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, ए से कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। तो क्या ये रेडियस बदल गई? बदला क्या? एंगल बदला। और ये वेलोसिटी भी इस एंड एंड पे इतनी थी और यहाँ पे क्या थी? v2। तो टाइम का रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में करोगे? जो चीज चेंज हो रही है। आर नहीं चेंज हो रही, आर कांस्टेंट है, तो आर में नहीं लाओगे, किस में लिखोगे? डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। अब तुम खुद बताओ डीवी बाई डी टी क्या होता है? डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। आर और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? क्या होता है? अल्फा। यही वो रिलेशन। ठीक है, और ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल होता है, क्योंकि अल्फा ऐसे, अल्फा और आर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, और जो एक्सेलरेशन है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों साइड वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल रहा है वेक्टर, तो इसका मतलब क्या लगाओगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अब हेडिंग डाल दो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें लिखो अ बॉडी गोइंग undergoing body going undergoing in uniform circular motion is acted upon by is acted upon by is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards which is directed along the radius towards the center of circular radius towards center of circular path center of circular path center of circular path। अब लॉजिक समझो इसका।
जिस चीज के बारे में सबसे पहले मैंने बात की थी, स्टार्टिंग में बात की थी, क्या बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करता हुआ एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन करता हुआ एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ इसकी ये सेंटर है और ये हो गई हमारी, क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर की तरफ किसी v वेलोसिटी से चल रहा है। अब ऑब्जेक्ट इस जगह पहुंच गया है तो इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं बदल जाएगी, टेंजेंशियल हो जाएगी। तो लॉजिक क्या हो रहा है, लॉजिक में आ रहा है यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कितनी थी v1, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई v2, वेलोसिटी चेंज हो गई। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर तुम देखते हो यहाँ पर ऐसे, तो ओवरऑल एंगल में चेंज हुआ। पॉइंट हमारा क्या हुआ, ए से ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब ए और बी पर देखोगे ध्यान से तो दो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी। एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं दो वेक्टर क्वांटिटी को इनिशियली लगाना चाहता हूं। जैसे कि हमारे लिए था कि एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर क्या था, बी था। मैं को इनिशियली लगाना चाहता हूं तो वेक्टर को ऐसे लगाऊंगा, एक ए वेक्टर है, दूसरा क्या है, बी वेक्टर, एरो इस साइड, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। क्लियर, लॉजिक कॉन्सेप्ट समझना। ठीक, यहां देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि यहां से एक एक वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऐसी है और एक लाइन पहले इसकी बना लेते हैं, इसकी जो लाइन है ये, ठीक। अब देखो, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेक्टर था, हमारे पास कौन सा वेलोसिटी ऑफ वेक्टर था, ये कौन सा लूं बताओ, ये लूं v1, v1 वेक्टर। ये पॉइंट मेरा o है, ये o है, ये o डैश ले लेते हैं, ठीक। यहां से फिर दूसरा वेक्टर हमारा को इनिशियली बनाओगे, दूसरा वेक्टर हमारा को इनिशियली ऐसा है। यहाँ पे क्या है बताओ, ये कौन सी वेलोसिटी ऑफ वेक्टर है, v2। जितने टाइम में इस a ने b तक एंगल में चेंजेस जो डेल्टा ऑफ थीटा लाया होगा, उतना ही चेंज डेल्टा ऑफ थीटा यहां आया होगा। अब वेक्टर जा कहां से कहां रहा है, v1 से v2 की तरफ, मतलब इनका रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। ये वैल्यू आएगी कितनी, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, ये दे देता हूं p और ये ले लेता हूं क्या, q। मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लगाता हूं, मैं कहां से कहां जाऊं, o डैश p प्लस पी क्यू वेक्टर और प्लस मैं इसी जगह वापस आ जाता हूं, तो Q ऑफ O डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब मुझे वैल्यू बताओ, O डैश P की वैल्यू कितनी है, V1 वेक्टर, प्लस PQ की वैल्यू कितनी है, PQ हमें निकालना है, प्लस OQ, Q O डैश हमें पता है, पर OQ डैश की जो वैल्यू निकालोगे माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो PQ वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, V2 माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, V1। तो इसको मैं क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। मतलब A से B तक जाने में वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो क्या आया, डेल्टा ऑफ B। फिर मैं वापस समझा रहा हूं क्या, A पॉइंट पर वेलोसिटी का वेक्टर था V1 और B पॉइंट पर वेलोसिटी का वेक्टर था क्या, V2 था। मैंने इन दोनों वेक्टर को उठा के एक अलग जगह एक डायग्राम बनाया, ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाया। तो वेक्टर हमारा एक v1 इस साइड है और दूसरा क्या है, v2 इस साइड है। तो ये p से q की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ a से b था तो वो p से q की तरफ मैंने डायरेक्शन ले ली टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखता हूं, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल्स,
एक ट्राइंगल ये ले लो, कौन सा, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डैश पी और क्यू, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? सिमिलरिटी का रिलेशन याद है? दो एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, और साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए। भाई सेम टाइम पे, जब टाइम इंटरवल, जब यहां से ए से बी तक का जो टाइम इंटरवल था, वो टाइम इंटरवल हमारा क्या है, सेम है, एंगल हमारा सही है, तो ये वाला जो वैल्यू थी ए बी, ये हमारी थी डेल्टा ऑफ एस, ये डेल्टा ऑफ एस था। तो इस केस में डेल्टा ऑफ एस का इसके साथ जब हम प्रोपोर्शनलिटी रिजल्ट लिखेंगे तो क्या आएगा? दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये चीज कई बार समझनी पड़ती तब जाके समझ में आती है, क्योंकि इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट हुई, बाकी चीजें। V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या आपस में कोई रिलेशन होगा इनमें? भाई सर्कुलर मोशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो कोई सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी। यहां पर V1, यहां पर V2, यहां पे V3, यहां पे V4, यहां पर V5, इन सब की स्पीड की जो वैल्यू होगी क्या होगी, सेम होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और इसीलिए यूनिफॉर्म जो डेफिनेशन हमने सेंटीपिटल फोर्स लिया वो किसका लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहां से अगर मैं वेक्टर बनाता, अब इनके साथ, इन्हीं वैल्यू के साथ मैंने डायरेक्शन डाल दी है, तो डायरेक्शन डाल दी तो V1 क्या बन गया, वेलोसिटी, स्पीड से क्या बन गया, वेलोसिटी। तो इन्हीं सारे पॉइंट पर स्पीड तो सेम है पर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो मैंने वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। मैं ले लेता हूं v, क्या ले लेता हूं, v। अब देखो इस आर्म का रेशियो, इस, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, तो इस आर्म का रेशियो इसके आर्म के रेशियो के साथ क्या होगा, सेम। तो मैं, इसके आर्म का रेशियो है r, उसके रेशियो का कितना है, v, इज इक्वल्स टू, इसका ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा ऑफ s, इसका जो है वो क्या है, डेल्टा ऑफ v। तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी वाला जो 10th क्लास में सीखा था वो क्या था, किसमें, यहाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ ए बी लोगे, जो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हुआ वहां पी क्यू लोगे। यहाँ जो साइड है ओ ए ले लो, ओ ए के ओपी के साथ ले लो, और ओ बी का इसके साथ ले लो, वो तो किसी के साथ भी लोगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम है। क्योंकि ट्राइंगल की कंडीशंस होती थी कि हमारे पास एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है, दूसरा क्या है, पी क्यू आर है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज थे, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाता था, क्यू आर। ट्राइंगल अगर सिमिलर होते थे तो बाई सी पी एस टी जो है वो ये रिजल्ट बन जाता था। ऐसे ही सेम रिजल्ट हमने ये बनाया कि ये ट्राइंगल इसके क्या होगा, सिमिलर होगा, और ट्राइंगल सिमिलर होगा तो इस वजह से यहां पर CPST रिजल्ट लिख दिया हमने, सिमिलर CPST, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये बात आ गई समझ में इतनी, करें, देखो भाई यहां हमारे पास R डिवाइडेड बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ V, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ऑफ V अगर देखोगे तो V बाई आर इंटू डेल्टा ऑफ S लिख सकते हो। मैंने तुम्हें बताया ये डेल्टा बड़ा चेंज है, अगर मैं इसको स्मॉल चेंज में लाऊं, यहां पर चेंज जो है, चेंज इज
लार्ज, यहाँ जो चेंज है, ये जो चेंज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बहुत बड़ा है, मैं स्मॉल चेंज में ले जाऊंगा, तो ये डी वी इक्वल्स टू वी बाई आर इक्वल इंटू डी एस हो जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा? ये फॉर किसके लिए आ जाएगा? स्मॉल चेंज के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा? स्मॉल चेंज के लिए आ जाएगा। और मैं इसको डिवाइड कर दूं बोथ साइड डी टी से। किससे कर दूं? डिवाइड बोथ बाई बोथ साइड, तो आ जाएगा क्या? डी वी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? डी टी इज इक्वल्स टू वी बाई आर, क्योंकि वी और आर दोनों वैल्यूज जो हैं वो मैग्नीट्यूड हैं, ए से बी तक जाने में चेंज नहीं हो रहे हैं। जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? ये डी एस और डेल्टा एस में आ रहा है, तो इसीलिए इसके नीचे डी टी डालेंगे। तो डी वी डिवाइडेड बाई डी टी क्या बनेगा? बोलो भाई। ये कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन। वी बाई आर पहले से था, डी एस बाई डी टी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये भी वी आ जाएगा। ओवरऑल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, और इसी को बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाई आर। ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाई आर। आगे बात, लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में एक चीज और छोटी सी बची है हालांकि, ठीक है, उसको भी, ठीक है। अभी क्या करना है हमें कि यहाँ पर हम दो सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक। एक है, ये खुद सोचो थोड़ा आप इतना पढ़ने के बाद, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब चल रहा है वो किससे चल रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? और यहाँ पर जो चल रहा है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, ध्यान से देखना, कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए, इस पॉइंट पर अगर मैं देख रहा था, वेलोसिटी हमारी क्या थी? v1 थी। यहाँ से हम जब गए, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। यहाँ पे जब हम गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v3 हो गई। यहाँ पे जब आए वेलोसिटी कितनी हो गई? v4 हो गई। इसके चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ, जो किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ है। मतलब अगर एक्सेलरेशन इसमें ड्रॉ करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ तुम्हें दिखेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगी। मतलब क्या था, यहाँ पर वेलोसिटी v जो है, v1 का मैग्नीट्यूड, v2 का मैग्नीट्यूड, v3 का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था, ये नहीं बदला, स्टिल एक एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? क्योंकि ये स्पीड थी, स्पीड सेम थी, पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्शन होने की वजह से, तो एक एक्सेलरेशन मिला। अब तुम सोचो कि स्पीड यहां पर क्या थी? यहां पे स्पीड क्या थी? यहां पे स्पीड थी क्या? सेम थी। स्पीड जब सेम थी तब एक्सेलरेशन आएगा। सोचो स्पीड भी बदल दो, इधर जाने की v1 वैल्यू जो थी, और यहां से जाने की वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। मतलब यहां से यहां तक जाने में अब v1 का मैग्नीट्यूड और जो v2 का मैग्नीट्यूड है अब इक्वल नहीं है। मतलब एक और चेंज इन वेलोसिटी में लेके आ गया। अब ऐसे जो चल रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड से 20 नहीं चल रहे, 20 चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं, फिर 30 कर रहे हैं, कुछ चीजें बेसिकली क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। मतलब उस वेलोसिटी के भी बदलने की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, और एक सर्कुलर मोशन में चलने की वजह से वो तो है ही, वो तो आएगा ही आएगा। एक सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। एक और एक्सेलरेशन पैदा हो गया, वो इधर की तरफ AT, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैसा हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब अब हर एक सर्कल में जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जब चलोगे तो एक्सेलरेशन आप कितने दिखाओगे?
बोलो भाई। एक एक्सेलरेशन सेंटीमीटर की तरफ तो हो गई होगा, एक एक्सेलरेशन और दिखाओगे किधर की तरफ, टेंजेंट की तरफ। ये भी दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर क्वांटिटी जब होती हैं इंक्लाइंड विद किसी भी एंगल पर, तो रिजल्टेंट इनके बीच से जाता है। तो इन एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालोगे, ए नेट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, बोलो भाई। इसका क्वांटिटी ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी ए टी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो ये होगा। इसको और नोट कर लो बस।